हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर 9 में फाइनेंशियल डिसीजंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में जो है समझाया था कि फाइनेंशियल डिसीजन जो है, हमारे फाइनेंशियल डिसीजन जो है किस प्रकार से जो है एक मैनेजमेंट जो है आपकी लेती है। सो फाइनेंशियल डिसीजन सबसे पहले क्या होता है? फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेज एंड इज कंसर्न्ड विद द डिसीजंस अबाउट हाउ मच टू बी रेज्ड फ्रॉम विच सोर्सेज। फाइनेंशियल डिसीजन जो है एक मैनेजमेंट जो है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो जो है उसमें किस प्रकार से डिसीजन लेती है कि हमें जो है कितने फंड्स की ज़रूरत है एक बिजनेस में, और वो जो फंड्स हैं एक कंपनी या बिजनेस कहाँ से रेज्ड करेगा। इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा उनको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल डिसीजंस। अ कंपनी कैन रेज द फाइनेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। एक कंपनी डिफरेंट सोर्सेज जो है अपने फंड्स जो है रेज यानी कि फंड्स ले सकती है, फाइनेंस का मैनेज कर सकती है। कौन कौन से फंड्स हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं वो? फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड इज बोरोड फंड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, शेयर होल्डर फंड्स में क्या आ जाएंगे आपके पास? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स जो आपने अर्निंग्स की हुई है, जो हम अपना उसका कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता ही है कि वो जो है आपके ऑनर ऑफ द कंपनी या बिजनेस होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको हम जो है जब भी हमें कोई पेमेंट करनी होती है तो उन शेयर कैपिटल को हम प्रेफरेंस देते हैं। सेकंड सोर्स है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स की हम बाहर से, आउटसाइड से जो है फंड्स को उधार लें, जैसे कि डिबेंचर्स मतलब ऋण पत्र जो होते हैं आपके, ये जो है एक किस्म से लोन की तरह ही होता है डिबेंचर पत्र। इसमें जो है एक कंपनी को, बिजनेस को, जो अपने डिबेंचर होल्डर्स को जो है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है पेमेंट करनी होती है विद द उसके डिबेंचर्स अमाउंट के साथ। सेकंड, लोन्स and bonds etc. It determines the overall cost of capital and financial risk of the enterprises. इन सभी के जो है निर्धारण पे ही एक आपके जो एंटरप्राइजेस का फाइनेंशियल रिस्क यानी कि वित्तीय जोखिम या फिर आपकी कैपिटल की कॉस्ट निर्भर करती है कि आप फंड्स कहाँ से लेते हो। इक्विटी शेयर से लेते हो, शेयर होल्डर से लेते हो, या बोरोड करते हो, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पेड करते हो। सो आपका जो है, ताकि आपके फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पता लग सके। अब कुछ फैक्टर हैं जो कि आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस को जो है अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट समझते हो ना? कॉस्ट यहाँ पर जो है आपके फाइनेंस की कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स इज डिफरेंट। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स को उधार लेने की या फंड्स को बढ़ाने की जो है, फंड्स को बढ़ाने की जो कॉस्ट है वो अलग अलग सोर्सेज की अलग अलग आपको पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो डेबिट इज़ द चीपेस्ट सोर्स। जो अगर हम डेट्स लेते हैं, उधार लेते हैं, वो हमारा सबसे सस्ता साधन जो फंड्स को रेज करने का बनता है। द मैनेजर शुड प्रेफर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक जो आपका गुड फाइनेंशियल मैनेजर है, गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो क्या करेगी? उसको जो प्रेफरेंस किस चीज़ को देगी? वो भी चीपेस्ट जो है कॉस्ट वाले सोर्स को जो है वो प्रेफर करेगी। आपकी जो कॉस्ट है वो जो है 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट, नंबर 2 इज़ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो होती है हायर फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव सोर्सेज। यानी कि जब आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट जो है यानी कि फाइनेंस और सोर्सेज की कॉस्ट जो है हायर होती है तो वो जो है सोर्सेज को कम अट्रैक्टिव करते हैं। वो जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी होती है कि जो रनिंग बिजनेस को रनिंग करने के लिए जो आपके खर्चे होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट देना, बिजली का रेंट देना, वो देना, ये तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड इज रिस्क फैक्टर। द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट।
रिस्क भी जो है अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड्स पे जो है अलग अलग ही निर्भर करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो है एक सोर्स से फंड्स रेज कर रहे हो तो जितना रिस्क उस पर ही पड़ेगा तो उतना ही आपके दूसरे सोर्स पे भी पड़ेगा। रिस्क आर टू टाइप्स, फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क यही है कि जहाँ पर आप अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको कितना रिस्क पेड करना पड़ेगा, कितना रिस्क जो है लेना पड़ेगा। सेम थिंग ऑपरेटिंग रिस्क में भी आपके पास यही कि रनिंग बिजनेस को रनिंग करने के लिए जितना आप रिस्क अवेल कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज़ द कैश फ्लो पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। अब कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है? यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन इज आपकी बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन जो है वो क्या है, वो कितनी पोजीशन है आपकी जो है कैश फ्लो जो है पोजीशन आपकी, आपके पास कंपनी में कितने जो है कैश इन हैंड कितना है आपके पास, कितना जो है आप उसको अगर आपने कोई डेट्स की पेमेंट करनी है तो कितनी आप उससे कर सकते हैं, इजीली पेड कर सकते हैं। तो कैश फ्लो पोजीशन में आ स्ट्रोंगर कैश पोजीशन में मेक डेट्स फाइनेंसिंग मोर स्टेबल। अगर आपकी कैश फाइनेंशियल पोजीशन जो है अच्छी है तो जो कंपनी है या बिजनेस है वो डेट्स को जो है प्रेफर देगा, यानी कि बाहर से आउटसाइड से जो है बाहर से जो फंड्स रेज करना उसको जो है प्रेफरेंस देगा, ना कि वो इक्विटी शेयर होल्डर से जो है फंड्स रेज करना जो है प्रेफरेंस देगा। नंबर 4 इज लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट। अब लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट में क्या होएगा कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो ऑपरेशन है उसकी कॉस्ट कितनी आती है। ये फिर बिजनेस हैज ए हाई लेवल, अगर बिजनेस की हाई लेवल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके पास फिक्स एसेट्स हैं, उसकी जो प्रीमियम की जो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है वो हाई है, रेंट है बिल्डिंग का वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस केस में जो है इट मस्ट प्रेफर फॉर लोअर डेबिट, यानी कि इस केस में जो है वो आउटसाइड से जो है फंड्स लेना जो है प्रेफर कम करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशंस। अ कंपनी शुड प्रेफर बोरोड फंड्स। एक कंपनी जो है ज़्यादातर फंड्स को बोरो करना ही पसंद करती है। इफ़ शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड टू होल्ड फुल कंट्रोल इन देयर हैंड्स। यदि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, वो जो हैं आपके कैश को फुल कंट्रोल इन देयर हैंड्स, यानी कि उनके पास जो है अपने कैश से रिलेटेड जो फुल कंट्रोल है तो वो बाहर से ही उधार लेना पसंद करेंगे। अदरवाइज दे प्रेफर ओनर फंड्स टू रेज फर्दर फंड्स। अगर आपकी कैश पोजीशन जो है आपका कंट्रोल नहीं है फंड्स के ऊपर तो आप जो हैं फंड्स जो हैं इक्विटी शेयर होल्डर से ही रेज करेंगे। नंबर 6 स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। हाँ जी, आपके मार्केट कैपिटल में क्या सिचुएशन चल रही है, कैपिटल मार्केट यानी कि जैसे कि आपकी शेयर मार्केट होगी, ठीक है, तो उसमें जो है उस टाइम क्या कंडीशन चल रही है, आपकी जो मार्केटिंग है उसकी क्या कंडीशन चल रही है। तो यहाँ पे हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में आल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। यहाँ पर जो है आपकी कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, फाइनेंस मार्केट जो है कैपिटल मार्केट की जो है सिचुएशन कंडीशन भी जो है आपके सोर्स ऑफ फंड्स पे इफेक्ट डालती है। ड्यूरिंग बूम पीरियड्स, यानी कि बहुत ऊंचाई में अगर आपकी शेयर मार्केट या आपकी कैपिटल मार्केट जो है बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है तो पीपल्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। तो पीपल्स जो हैं, लोग जो हैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। इन डिप्रेशन पीरियड, और अगर आपकी जो कैपिटल मार्केट है जो है वो नीचे की तरफ जा रही है यानी कि डाउन चल रही है तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्ट इन इक्विटी, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू रेज इट्स इक्विटी। तो इस सिचुएशन में जो है एक कंपनी के लिए है अपने इक्विटीज़ फंड्स को जो है रेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड फैक्टर्स जो कि आपके फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिसीजन लेते समय जो है इफेक्ट रखते हैं, और एक फाइनेंसर को जो है उनको फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय इनको अपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो है अपना डिसीजन सही से ले सकें। नेक्स्ट जो है आपके पास डिविडेंड डिसीजंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड
डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस क्या होता है? इट मीन्स वट पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड इन द कंपनी एंड वट पार्ट ऑफ इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि डिविडेंड एक कंपनी उसी टाइम जो है अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है जब उसके प्रॉफिट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जो है अपने कंपनी के सभी खर्चों के रख के और कुछ पार्ट को रख के प्रॉफिट्स में से जो है जो पार्ट बचता है उसमें से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है। एन एफिशिएंट फाइनेंस मैनेजर मस्ट कीप इन माइंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ प्लान्स ऑफ द कंपनी व्हाइल डिसाइडिंग द डिविडेंड डिसीजंस। एक जो आपका एफिशिएंट फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करेगा? जब उसने डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वो अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखेगा और ग्रोथ प्लान को, जो भी आपकी कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए जो भी ग्रोथ प्लान बनाए गए हैं उन सभी को ध्यान में रख के ही जो है डिविडेंड डिसीजंस को जो है वो उसका डिसीजन लेगा। अब जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिविडेंड डिसीजंस को क्या करती हैं? अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ अर्निंग्स, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट और पास्ट अर्निंग्स। जैसे कि आपको पता है डिविडेंड्स जो है शेयर होल्डर्स को कैसे पेड करेंगे? या तो वो आपके करंट अर्निंग्स होंगी, प्रॉफिट्स होंगे जो एनुअली आपके फाइनेंशियल ईयर में होते हैं, या फिर आपके जो पास्ट जो है फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं, अर्निंग्स होती हैं, उसके बेस पर करते हैं। जनरली कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट हायर रेट्स ऑफ डिविडेंड व्हेन द अर्निंग्स आर सस्टेनेबली हायर एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। ज़्यादातर क्या होता है कि जो कंपनी से हायर रेट में डिविडेंड उसी समय पेड करती है जब एक कंपनी जो है अपने पिछले सालों के प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट जो है अर्न करती है, तो उस साल जो है वो ज़्यादा क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड पेड करती है। सेकंड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि एक साल तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो गए और एक साल जो है आपको जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में, और नेक्स्ट ईयर जो है आपको लॉस में जा रही कंपनी, और आप क्या करोगे कि हाँ भाई जिस साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया उस साल डिविडेंड दे रही है, नेक्स्ट ईयर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस फिर वो कर दे, क्योंकि डिविडेंड जो है आपने अपनी अर्निंग्स जो आपकी अर्निंग स्टेबिलिटी करती है, स्थिर रहती है, तो उस टाइम आप उसको जो है डिसाइड करते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, सभी बातें मतलब जैसे कि कहते हैं कि सेम रहने पर द कंपनी विद स्टेबल अर्निंग्स इज इन ए पोजीशन टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड्स, वेयर एज कंपनी विद अनस्टेबल अर्निंग्स नॉर्मली पे स्मॉलर डिविडेंड। अगर ज़्यादा उसकी अर्निंग्स हो रही तो ज़्यादा डिविडेंड करेगी और कम हो रही तो वो कम डिविडेंड अपने जो है शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नंबर 3 स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स ज़्यादा हो रही तब वो जो है पेड करेगी। अब यहाँ पे जो आपका हेडिंग स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। द कंपनी जनरली फॉलो ए पॉलिसी ऑफ स्टेबिलाइजिंग द डिविडेंड पर शेयर। एक कंपनी जो है हमेशा एक पॉलिसी को फॉलो करती है। फॉलो क्या करती है कि आपको जो है डिविडेंड एक स्टेबल रेट से दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है आपकी जो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है जो है आपकी वो इक्वल ही चलती रहे। द डिविडेंड्स पर शेयर इज़ नॉट अल्टर्ड। अगर आपने कंपनी में अपने शेयर होल्डर्स को जो है इक्विटी जो शेयर्स पे जो है डिविडेंड डिसाइड कर दिया तो उसको आप जो है पर शेयर जो है डिसाइड कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते इफ़ जब तक आपकी अर्निंग्स में जो है कोई चेंज नहीं होता है। भी आपकी जो अर्निंग्स हैं बहुत कम हो जाती हैं या फिर टेम्परेरी आपकी नेचर है। टेम्परेरी मीन्स कि कभी आपकी अर्निंग जो बहुत ज़्यादा हो गई और कभी आपकी अर्निंग जो है बहुत कम है, तो इस केस में जो है आप डिविडेंड को जो है स्टेबल जो है नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है आपके पास कि कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ, कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग्स टू फाइनेंस फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हर एक कंपनी जो है अपनी ग्रोथ को देखते हुए अपनी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, देखिए फ्यूचर में उसकी ग्रोथ की क्या क्या अपॉर्चुनिटी जो है उसको मिल सकती हैं, उसको ध्यान में रख के रिटेन मोर मनी। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि कंपनी को अपने जो है रनिंग
जो है टाइम में मोर अमाउंट जो है अर्निंग्स का जो है फाइनेंस का फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए रखना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएंगी। नंबर 5 इज कैश फ्लो पोजीशंस। कैश फ्लो पोजीशन में जैसे मैंने पहले बताया कि डिविडेंड्स इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश, कि आपका जो कैश आउटफ्लो है वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अ कंपनी में भी प्रॉफिटेबल बट शॉर्ट ऑन कैश। एक कंपनी प्रॉफिट्स तो बहुत ज़्यादा कमा रही, उसकी जो है सेल ज़्यादा हो रही, ठीक है, प्रॉफिट्स भी कमा रही, लेकिन जो कैश है उसके पास वो शॉर्ट है, कम है। तो इस कंडीशन में क्या वो डिविडेंड पेड कर सकती है? नहीं पेड कर सकती है। हाँ, अपने वर्कर्स को बोल सकते हैं कि हम देंगे, लेकिन कब? जब कैश आएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ फंड्स कैश इज मस्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इसलिए जो अगर आपने डिविडेंड्स की डिक्लेरेशन के लिए आपके पास कैश जो है कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। देर आर ऑलवेज सम शेयर होल्डर्स हु डिपेंड्स ऑन रेगुलर। अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस का जो फैक्टर है वो भी आपके डिविडेंड्स डिसीजन को इफेक्ट करता है, क्योंकि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका जो घर का जो गुजारा है या लिविंग जो है वो उसके डिविडेंड के बेस पे ही चलती है। जैसे कि तो देर आर ऑलवेज सम शेयर होल्डर्स हु डिपेंड्स, जो कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा और उनको जो डिविडेंड मिलता है उससे ही जो है उनका जो है क्या चलता है, घर का गुजारा चलता है। तो उस चीज़ को जो है आपके फाइनेंशियल मैनेजर को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी यूजुअली कीप इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। इस प्रकार जो मैनेजमेंट को जो है कंपनी में ज़्यादातर जो है इस पॉइंट को जो है प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा जब उसको जो है डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। नंबर 7 इज टैक्सेशन पॉलिसी। इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर। हाँ जी, अगर आप डिविडेंड पे टैक्स ज़्यादा पेड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कम डिविडेंड दिया जाएगा, कंपनी कम डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हायर डिविडेंड में भी डिक्लेयर्ड इफ टैक्स रेट्स, और अगर टैक्स रेट जो है कम है डिविडेंड पर तो कंपनी जो है इस केस में जो है ज़्यादा डिविडेंड पेड करती है। नंबर 8 स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। आपकी स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन है? इन एन इंक्रीज इन डिविडेंड्स ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। जैसे जैसे आपकी कंपनीज का डिविडेंड इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या पॉजिटिव है, और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? आपकी शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट में। This also act as an important determinant in taking a dividend decision. डिविडेंड डिसीजन लेते समय जो है ये टॉपिक्स जो है ये जो है एक्ट को आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 इज असिस्ट टू कैपिटल मार्केट्स। अब कैपिटल मार्केट्स में किस प्रकार से जो है आपकी जो है पोजीशन चल रही है? द कंपनीज हैविंग एन इजी असिस्ट टू कैपिटल मार्केट्स में डिपेंड्स लेस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर कैपिटल मार्केट्स जो है आपकी अच्छी चल रही है, ठीक है, कंपनीज की कैपिटल मार्केट में वैल्यू अच्छी है, उसका नाम है, गुडविल है, तो वो अपने पास लेस रिटेन्ड अर्निंग रख के जो है हाई डिविडेंड जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो है शेयर होल्डर्स को पेड कर सकती है। अगर स्मॉलर कंपनीज विच हैव रिलेटिवली लो असीस, और जिनकी जो मार्केट है शेयर मार्केट में जो है शेयर कैपिटल मार्केट में जो है गुडविल कम है, तो उनको जो है अपने पास ज़्यादा रिटेन्स अर्निंग्स रखनी पड़ेंगी, प्रॉफिट्स का ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है कम डिविडेंड पेड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने फाइनेंशियल डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस के बारे में बताया है और उनके जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिसीजंस को उसके बारे में समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ जल्दी से आप मेरी वीडियो को देखकर समझ के लाइक कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में जो है मेरे से पूछ सकते हैं। और इस आपको जो है बिजनेस स्टडी के जो है 9 चैप्टर से पहले कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किसी चीज़ की
डाउट्स है तो आप मेरे से जो है कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं जो है और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।